नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार किस ऐतिहासिक केस में प्रतिपादित किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है शंकरी प्रसाद बनम भारत संघ 1951, गोलकनाथ बनम पंजाब राज्य 1967 और केशवानंद भारती बनम केरल राज्य 1973 और मिनवा मिल्स बनम भारत संघ 1980। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए एक एक को समझते हैं। ये जितने भी केस हैं ना, ये सभी के सभी मौलिक अधिकार में संशोधन को लेकर है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहला केस की बात करें शंकर प्रसाद बनम भारत संघ में, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। फिर दूसरा केस आया गोलकनाथ बनम पंजाब राज्य, जिसके अंतर्गत कहा कि नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा केस आया केशवानंद बनम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनम केरल राज्य में, जिसके अंतर्गत फैसला दिया गया कि संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, यानी मौलिक अधिकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत सिद्धांत संविधान का, उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। और मिनवा मिल्स भानम भारत संघ में भी यही फैसला बरकरार रखा गया। तो अगर अगली बार कोई पूछे कि मौलिक ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर कौन से ऐतिहासिक केस में प्रतिपादित किया गया, तो केशवानंद बनम भारतीय बनम केरल राज्य में किया गया। चर्चा करते हैं अगले सवाल के बारे में। तो अगला सवाल है हमारे पास, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा। और हमारे पास ऑप्शन है कि यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, या मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालती उपाय प्रदान करता है, या संसद को संवैधानिक व्याख्या का अधिकार देता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट में लगा सकते हैं। तो चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 32 के बारे में। तो अनुच्छेद 32 जो है क्या कहता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू 32 नहीं, अनुच्छेद 37 करता है। या न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो न्यायपालिका की बात तो अनुच्छेद 32 में कही नहीं गई है। न्यायपालिका की बात जो है न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत कही गई है। यह संसद को संवैधानिक व्याख्या का अधिकार देता है। तो संसद को तो संवैधानिक व्याख्या का अधिकार है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो संवैधानिक व्याख्या का अधिकार दिया जाता है। अगले, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालती उपाय प्रदान करता है। तो यही इसका राइट आंसर हुआ कि मौलिक अधिकारों के लिए जो है अदालती उपाय प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। चर्चा करेंगे अगले सवाल के ऊपर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। शब्दों पर गौर करिएगा, केवल। और हमारे पास ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करिए। चर्चा करते हैं इस सवाल के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सवाल जो है ना सोच के ही हल किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता विदेशियों से छीनी जा सकती है? जीवन जीने का हक तो सभी को होता है, तो ये तो आपका होने वाला बिल्कुल नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्षता देश है जहाँ के अंतर्गत सभी को अपने धर्म अपनाने की छूट दी जाती है, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं नहीं होगा। अब आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। तो ये केवल नागरिकों को अधिकार है, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी भी आके अपने विचार को अभिव्यक्त करे और भारत के खिलाफ बोले। तो यहाँ पे जो है केवल जो मौलिक अधिकार की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, अनुच्छेद 19। और इस पर काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं मौलिक अधिकार के ऊपर जो शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है उसको मैं लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। और ऑप्शन है डी, आखिर सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा का अधिकार तो 29-30, ये भी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। चर्चा करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाएं, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला सवाल है हमारे पास, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास चुनाव आयोग की शक्तियां, दूसरा है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें।
अब चर्चा करते हैं एक-एक सवाल के ऊपर। चुनाव आयोग की शक्तियों की अगर हम बात करें तो ये 324 में वर्णित है, ना कि 7वीं अनुसूची में। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विवरण जो है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है और इसलिए वी सही होता है। और न्याय पुनर्वलोकन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये 13, 32, 226 के अंतर्गत आता है, ना कि 7वीं अनुसूची में। और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की चर्चा 52 से लेके 78 तक भारतीय संविधान में करी गई है और इस हिसाब से इसका सही आंसर होता है बी। चर्चा करते हैं अगले सवाल के ऊपर। समान नागरिक संहिता यूसीसी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15। आप अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर करें। तो अनुच्छेद 44 की बात करें तो यूसीसी की चर्चा हमें अनुच्छेद 44 में ही मिलती है। अभी हाल फिलहाल में किस राज्य ने यूसीसी लागू किया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। ठीक है। अनुच्छेद 14 हमारे समानता का अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार की बात और अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो ये कुछ सवाल थे हमारे संविधान से जुड़े हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।